नमस्कार दोस्तों, मैं एनडी पाटिल पिलीवकर, रिफॉर्म एग्रो एनडी पाटिल पिलीवकर इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एनडी पाटिल पिलीवकर 2005 में यानी कि 1994 यानी कि 94-95 से लेके 2005 तक मैं नासिक में स्थित था। एग्रो कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी में सर्विस करता था। 2005 में मैंने सर्विस छोड़ के मैं खेती करने के लिए मेरे गांव में आया, जो कि मेरा गांव पिलीव नाम का है, तहसील माशिरस, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, यहाँ पे आया। और 2006 में और एक कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यूके का कंपनी जो था, यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का, उसका नाम था सिबा स्पेशलिटी केमिकल्स यूके। वहां पे मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन उनके साथ जब काम मैंने किया तो पूरा का मैं ये नहीं कर रहा था, पूरा वक्त मैं काम नहीं करता। उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक महीने में 15 दिन का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। 12 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। 6 दिन पहले काम करता था, बाद में 6 दिन का मैं मेरे फार्म पे रहता था, 2006 से लेके 2012 तक। बाद में 6 दिन काम, बाद में बाकी दिन बचे हुए मेरे घर पे मैं काम करता था। तो महीने के 12 दिन ही मैं मेरे वर्किंग डेज थे। तो इस वर्किंग डेज में दोस्तों, जो मैंने मेरे एग्रीकल्चर डिग्री में सीखा, जो मैंने नासिक में एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर हब है, सब्जियों का हर फसल वहां पे होती है। सब्जी होती है, प्याज होता है, पूरा अंगूर होता है, अनार होता है, सभी प्रकार के अच्छे अच्छे फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स वहां पे मैंने इतना सीखने के बाद मेरी खेती में भी मैं आया। लेकिन 2012 में मैंने नौकरी छोड़ने के बाद आज भी मैं हर महीने नासिक का एक आध दूसरा टूर, यानी कि कम से कम 4 या 5 दिन का तो विजिट मेरा नासिक में होता ही है, क्योंकि वहां के किसान इतने एग्रेसिव है, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो पुरानी जो इस 24-25 साल का जो रिलेशन है वो मेंटेन भी होता है, और वहां पे जाने के बाद बहुत अच्छा लगता भी है। लेकिन दोस्तों, किसान कितना भी उन्नत हो, कितना भी आगे गया हो, या कितना कहीं भी ट्रेडिशन एग्रीकल्चर हो, यानी कि परंपरागत जो हम बोलते हैं ना, हमारे पुराने जमाने से जो खेती करते आ रहे हैं वैसे खेती करे, या बहुत हाईटेक खेती करे, फार्मिंग करे, खेती करे, फिर भी कुछ ना कुछ हमारे खेती में प्रॉब्लम रहते ही है। हमारे खेती में कुछ ना कुछ तो अनदेखी होती ही है। इतने सारे साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन कोई खोजने में बहुत सारे लोग असमर्थ है, यानी कि खोजने में इतना सक्सेस नहीं हुए। दोस्तों, हमारे जो हिंदुस्तान की खेती होती है, हमारे भारत देश में जो खेती होती है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो 70% जो हम खर्चा करते हैं वो दवा पे करते हैं, और 30% जो हम खर्च करते हैं वो खाद पे करते हैं। और वो खाद जो है, वो खाद भी हम एक पर्याप्त मात्रा में नहीं देते, जिसका जो खाद जिस परसेंटेज में होना चाहिए, जिस प्रमाण में होना चाहिए, उसमें हम नहीं देते, क्योंकि वो भी बैलेंस खाद का प्रोग्राम के ऊपर ना हमने किसी सिखाया है, ना कोई सीखने की कोशिश किया है। इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो सबसे जो डिपेंड करता है वो है खाद, दूसरा है पानी, और तीसरा है हवा। हवा तो हमें पूरा मुफ्त मिलता है, पानी भी मुफ्त है, लेकिन पानी का हम उपयोग कैसे करते हैं? हमारे खेती में हम पानी और खाद का उपयोग हम किस ढंग से करते हैं, उसके ऊपर हमारी खेती
है। दोस्तों, इस सृष्टि में, इस दुनिया में, या इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे, इस ग्रह पे जितने भी जीव जंतु हैं, ये पूरे के पूरे जीव जंतु को सबसे पहले खाद, पानी और हवा लगती है। और जब कुछ समस्या आती है तो वो समस्या का निवारण करने के लिए दवा लगती है। हम दवा कब लेते हैं? जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम दवाई लेते हैं, लेकिन हर रोज के हर रोज हमें खाद, पानी और हवा ये संतुलित मात्रा में हमें हर रोज के हर रोज होनी ही है। संतुलित मात्रा यानी कि क्या होता है दोस्तों? इसके पहले खाद बोले तो क्या खाद होता है? पानी तो एक जैसा ही है। पानी में इतना पानी में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ जब पानी के ऊपर हम लेक्चर लेंगे तब हम ये करेंगे। अभी हम पानी और हवा को कॉमन ही रखेंगे। हवा में भी बहुत प्रदूषण हुआ है, हवा भी बहुत खराब हो रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन खाद जो होता है, हम पानी और हवा मुफ्त में लेते हैं, और खेती में हम खाद जो है वो पूरा परचेज करते हैं, पैसे दे के दुकान से लाते हैं, या किसानों के पास में जो गोबर होता है वो लेके आते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम पूरा खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसान भाइयों, एक खाद का जो व्यवस्थापन है, एक खाद का जो उपयोग है, वो कैसे करते हैं इतना हमने सीखा नहीं है। हम किसी भी एक लेक्चर के लिए जाते हैं, कोई खेती सिखाने वाला आता है तो खेती जो सिखाता है उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 70% दवाइयों के ऊपर, क्योंकि वो लेक्चर लेने वाले कोई बहुत ही कम समय में, बहुत ही एक आध दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र के होते हैं, या सरकारी हमारे एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट रहता है उसके लोग रहते हैं, उसके एक्सपर्ट रहते हैं, और बहुत कम मात्रा में, बहुत कम समय हमें नसीब होते हैं। लेकिन हमारे नसीब में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, तो प्रोफेशनल कंपनीज होती है, वो ज्यादा से ज्यादा सीड बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं। तो हम पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में, हिंदुस्तान के खेती में जो खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं दवाइयों के ऊपर। लेकिन दवा कब लगती है? जब बीमारी आती है तभी दवा लगती है, उसके पहले दवा नहीं लगती। इसका अध्ययन हमने आज तक कभी किया ही नहीं है। तो हर रोज के हर मिनट में, हर पल पल में हर सजीव को क्या लगता है, तो खाद लगता है, पानी लगता है और हवा लगता है। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रोग्राम में, लेक्चर में किसी वैज्ञानिक आके हमें पढ़ाते नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये पढ़ने के बाद हमारे जमीन में, हमारे खेती में, हमारे फसल के उत्पाद में अगर कुछ फर्क आता है तो बहुत अच्छा आएगा, हमारे खेती का खर्चा बहुत कम होगा। दोस्तों, ये 30%, 30%, 30% हम जो खाद पे खर्चा करते हैं वो भी समतल नहीं है, वो भी बैलेंस नहीं है, वो भी जो जितना जाना चाहिए वो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अगर हम ये सीख गए तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर भारतीय, हर हिंदुस्तान के किसानों का ये जो 70% से 70% जो खर्चा होता है वो कम होगा, नजदीक 40%, 40% खर्चा अगर हम खाद का हम इस्तेमाल अगर अच्छी तरह से करेंगे तो दवा में हमारे कटौती आएगी 40%। दोस्तों, अगर ये 40% कटौती आएगी तो हमारे खाद में, हमारे फसल में हम जो दुनिया को खिला रहे हैं उसमें जो इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीटकनाशक है, फफूंदीनाशक है, खरपतवार जो है, इसमें 40% अगर कम आ गया,
और उसमें हम कुछ मॉनिटरिंग करके कुछ अध्ययन करके हमने ये जो दवा का जो इस्तेमाल किया हुआ है वो हम दवा हमारी फसल निकलने के बाद उसमें आएगी ही नहीं, और ये पॉसिबल है, ये हर किसान कर सकता है, सभी के सभी किसान करते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अध्ययन की जरूरत है। अगर ये हम अध्ययन करेंगे दोस्तों तो हम दुनिया के सबसे अमीर किसान बनेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा देश है, हमें जो नैसर्गिक जो हमारे प्रकृति ने हमें जो प्रोटेक्शन दिया है दोस्तों, दुनिया में इतना प्रोटेक्शन किसानों को प्रकृति ने कहीं भी नहीं दिया है। हमारे तीनों ओर से समुद्र है और एक ओर हमारा हिमालय पर्वत है दोस्तों। इतना अच्छा प्रोटेक्शन किसानों को किसी ने भी नहीं दिया है। तो दोस्तों इसका हम इस्तेमाल अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम खेती करेंगे। हमारे सामने जो उत्पाद हम ले रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो हम फसल ले रहे हैं, उसमें इतनी फसल लेने की बहुत सारा हमने टारगेट अचीव किया है, बहुत बड़े पैमाने से हम फसल ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें जो यील्ड होना चाहिए, उसमें जो टनेज होना चाहिए, टनेज तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, हम क्वांटिटी बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हम बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि हम दवा का इस्तेमाल अनजाने में और जरूरत नहीं होने पर भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही लड़के उस मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, और उस मल्टीनेशनल कंपनी में जो उसके ऊपर के बॉस का जो दबाव होता है कि ये इतना बेचना है, वो इतना बेचना है, कैसा भी करो, कुछ भी करो और ये बेच दो। दोस्तों हमारे ही लड़के हमें ही आके झूठ बोलकर, हमें डराकर, देखो आप इस दवा का इस्तेमाल करो, नहीं तो आपका फसल पे ये कीड़ा आएगा, ये सुंडी आएगी और आपका पूरा का पूरा फसल खत्म हो जाएगा। दोस्तों पिछले साल हम देख रहे थे कि सोयाबीन महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात का बहुत सारा इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी का सा बहुत सारा एरिया है, देन उसके बाद में अपने छत्तीसगढ़ का है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का कुछ एरिया है। इतने जगह पे सोयाबीन का जो फसल है वो इतने बड़े पैमाने में लिया जाता है, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि जैसे कि 10 साल से सोयाबीन का फसल बढ़ रहा है, सोयाबीन के सोइंग में सोयाबीन के किसान बहुत सारे तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने नरमा यानी कि कपास कम कर दिया, और कपास कम करने के बाद सोयाबीन में हमने बहुत सारा एकरेज बढ़ाया है, बहुत सारे हम सोयाबीन की फसल ले रहे हैं, खेती ज्यादा बढ़ाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो सुंडी आती है, अली आती है, वो पूरा खा जाती थी। कम से कम 3-4 साल से ये सोयाबीन में जो सुंडी का प्रॉब्लम था, जो अड़ी आ रही थी, वो खा रही थी। लेकिन पिछले साल हमारे एक एंटोमोलॉजी के दोस्त है, उसने बहुत बारीकी से देखा, पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट, पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के लोग, सभी के सभी बहुत बारीक से जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन किसी के भी सामने ये प्रॉब्लम नहीं आया। दोस्तों सभी के सभी लोग कह रहे थे कि स्टेम बोरर है, स्टेम बोरर, लेकिन स्टेम बोरर की इतनी सारी और अली की इतनी सारी दवाइयों की खपत हो गई, बहुत सारा इस्तेमाल हो गया, लेकिन पिछले साल जितना हमें उसका प्रोडक्शन आना चाहिए था सोयाबीन का,
किसानों को उतना प्रोडक्शन नहीं आया, क्योंकि समस्या बहुत अलग ही थी, समस्या बहुत दूसरी थी, जो एपिडेमिक के रूप में उभर के आए थे। यानी कि वो प्रॉब्लम था, वो समस्या थी, वो थी यानी कि कॉलर रॉट, यानी कि स्क्लेरोशियम विल्ट का जो ये फंगस होता है, जो बुरशी होती है, ये बुरशी जो है फंगस, वो जमीन में, जहां से जमीन से मिट्टी से जो हमारा स्टेम ऊपर आता है, यानी कि खोड़ ऊपर आता है, हमारे फसल का वो दांडा ऊपर निकलता है, और जो माटी को यानी कि जमीन को मिट्टी को टच होता है, वहां पे एक रिंग आ जाता है, क्योंकि वो पानी के और ये बुरशी की वजह से सड़ जाता है, वहां पे डिकम्पोजिशन हो जाता है, वहां पे एक रिंग आता है, रिंग। और ऊपर का जो छिलका होता है हमारे खोड़ का, हमारे जो पौधा होता है, पौधे का जो स्टेम होता है, उसका जो साल बोलते हैं, ऊपर वाली सतह जो होती है, वो खराब हो जाती है और अंदर का उसमें इंफेक्शन चालू हो जाता है। तो पूरा का पूरा सोयाबीन करीब 70% सोयाबीन का जो प्रॉब्लम हुआ है, फेल हुआ सोयाबीन वो फसल, तो इसी की वजह से हुआ। और वो किसी लोगों के ध्यान में नहीं आया। जब तक ये आइडेंटिफाई हुआ, वो समझ में आया, तब तक 70% सोयाबीन क्रॉप पूरा नष्ट हो चुका था। दोस्तों, हर बीमारी के पीछे जो जो जीवन में है, यानी कि जो जो जीवित है, जिस जीव में, जो हमारे इस प्लेनेट के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, उनको जीने के लिए सबसे ज्यादा खाद लगता है, पानी लगता है, हवा लगती है, और जरूरत पड़ने पर दवा लगती है। लेकिन वो दवा कहां पे इस्तेमाल करना है, कौन सा रोग, कौन सा कीड़, कौन सी सूंडी आली कब आती है, अगर इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन अगर हम निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, और उसके ऊपर हम अगर उपाय करेंगे, तो दोस्तों खेती में इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन उसको न आने के लिए हमने हमारे फसल को बहुत ही तंदुरुस्त रखना जरूरी है। हमारी फसल अगर बहुत ही तंदुरुस्त रहती है, तो हमारे फसल के ऊपर जो दवा देने के लिए हम जो जरूरत पड़ती है, वो रोग है, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि हमारी फसल ही स्ट्रांग होगी। और हमारे फसल को स्ट्रांग करने के लिए मैनेजमेंट कौन सा करना है, तो खाद, पानी और हवा का करना है। हवा को हम छोड़ देंगे, लेकिन पानी और खाद का मैनेजमेंट अगर हमने सही तरह से बराबर किया, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, एक खाद का मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है, तो खाद कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें वो सीखना पड़ेगा। कौन कौन से खाद होता है, सबसे किसान को जो अच्छा लगता है वो है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया जिसमें होता है, वो नत्र, बहुत ही सबके पसंद का खाद है सभी भारतीय किसानों का। दूसरा है स्फुरद, मराठी में हम बोलते हैं, यानी कि फॉस्फोरस होता है, पी, फॉस्फोरस। और तीसरा होता है, वो होता है पोटैश, के। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, प्राथमिक खाद बोलते हैं, प्राथमिक खाद। दोस्तों, दूसरे भी और बहुत खाद है, वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी कि द्वितीय खाद बोलते हैं। उसमें है कैल्शियम, इसको हिंदी में नाम नहीं है, यानी कि कैल्शियम जो होता है वो चूना भी बोलते हैं हम, जो खैनी को चूना लगाते हैं ना, जो चूना भी होता है। दूसरा होता है मैग्नीशियम, इसको हिंदी या मराठी में कोई भी नाम नहीं है। और तीसरा होता है गंधक,
मराठी में हम गंधक बोलते हैं और इंग्लिश में हम सल्फर बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीय खाद। और उसके बाद जो होता है जस्त यानी कि झिंक, जस्त ये संस्कृत वर्ड है। लोहा यानी कि फेरस, हम आयरन भी बोलते हैं। उसके बाद मैंगनीज है यानी कि मंगल होता है। तीसरा होता है कॉपर यानी कि तांबा बोलते हैं, जो पुराने जमाने में पूजा के वक्त हमारे जो बर्तन रहता है या जो कुछ बहुत साधु संत बड़े बड़े जो रहते हैं उनके हाथ में जो कमंडलू रहता था पानी का, वो कॉपर का था, यानी कि हम उसको कॉपर यानी कि तांबा बोलते हैं। उसके बाद होता है मॉलिब्डेनम, और उसके बाद होता है मॉलिब्डेनम के पहले और एक जरूरी खाद है और बहुत सारी मात्रा में वो लगता है, वो है बोरॉन। लेकिन बोरॉन अगर ज्यादा हो गया तो खरपतवार नाशक के समान है। और उसके आगे है मॉलिब्डेनम और उसके आगे है क्लोरीन। तो जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, यो जो है इसको हम सूक्ष्म खाद बोलते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, या हम इसको टर्शरी खाद, तृतीय खाद भी बोलते हैं या टर्शरी न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये 13 न्यूट्रिएंट है, ये 13 प्रकार के अलग अलग खाद है जो जमीन में होते हैं। लेकिन हमने इतनी फसल लिया, इतना पैदावार लिया, तो जमीन में जितना ये 13 प्रकार के खाद थे, बहुत सारे 13 प्रकार के जो खाद थे, इसकी मात्रा हर साल हमने जितना पैदावार लिया, तो हर साल हमारे फसल ने, हमारे वेजिटेबल ने, हमारे फलों ने, हमारे सब्जियों ने, हमारे जो गेहूं है, हमारा जो चावल है, उसने खा खा के कम किया, तो जमीन में कम बचा। जमीन में कम बचने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा प्रोडक्शन यानी कि हमारा उत्पाद जो है वो कम हो रहा है, हमें कम माल मिल रहा है, हमारी पैदावार कम हो गई है। तो साइंटिस्ट जो होते थे सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर लाए, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। करीब 70 के दशक में, 65 से 70 के दशक में यूरिया भारत में आ गया। उसके कुछ 7-8 साल बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट फॉस्फोरस के लिए आया, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम भी था। कुछ 70-75 के बाद में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश आ गया, एसओपी सल्फेट ऑफ पोटैश, ये तो पूरा 90 के बाद आ गया। और बाकी के जो बचे हुए खाद थे धीरे 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 उसको जैसे जैसे हमारे फसल को नीड होती थी, कम पड़ने लगा, वैसे वैसे उसका भी इस्तेमाल करने के लिए हमने बाकी के भी खाद, फर्टिलाइजर, उर्वरक हमने लाना शुरू किया और उसका इस्तेमाल भी करना हमने शुरू किया। दोस्तों हुआ ये कि हमने आज भी अगर हम अंगूर है, अनार है, केला है, बनाना है, और कुछ सब्जियों में टमाटर है, टमाटर में भी बहुत कम किसान ऐसे होते हैं कि वो सभी उर्वरक का यानी कि सभी खाद का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ अगर छोड़ दिया, गुजरात का कुछ एरिया छोड़ दिया, कर्नाटका में भी बहुत सारा वेजिटेबल्स होता है। जो पुराने सब्जियों के किसान हैं या पुराने फल के उत्पाद जो लेने वाले किसान हैं, अगर उनको छोड़ दिया तो बाकी भारत के हर कोने में आज के तारीख में नए नए किसान के लड़के फसल सब्जियां ले रहे हैं, फल का उत्पाद ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, फलों की फसल ले रहे हैं। लेकिन वहां जो जमीन में सभी न्यूट्रिएंट का बैलेंस बहुत अच्छा है, तो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। उनको बहुत क्वालिटी, गुणवत्ता
और उसका उत्पाद बहुत अच्छा आ रहा है, तो उनको अभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो जहां पे बहुत सालों से फलों की और सब्जियों की खेती की जा रही है, जहां से बहुत सारा फसल जमीन से निकाला है, वहां पे डिफिशियंसी यानी कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट खाद जमीन में कम है, इसीलिए वहां पे जो केमिकल उर्वरक जो है वो डालने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ, जब हम ये उर्वरक डाल रहे हैं तो कौन सा कितना डालें। जमीन से अगर हमारा टमाटर है, हमारा कुछ भी सब्जी है, आलू है, प्याज है, जो भी लेगा वो सभी का पूरा लेगा। नहीं तो पूरा पहले नाइट्रोजन फास्फोरस को, पोटैश को कम कर देते, खत्म कर देते, बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम खाएंगे, उसके बाद में जिंक फेरस खाएंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। जो हमारा फसल है वो जमीन में से लेता है तो पूरा का पूरा जो लगता है एक बैलेंस रूप से मतलब क्या होता है, हमारे जैसे हर सजीव को खाने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे हमारे फसल को भी, सब्जियों को भी, हमारे फलों को भी पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो ये 13 प्रकार के खाद है, 13 प्रकार के उर्वरक या न्यूट्रिएंट है, उसका एक मात्रा होती है, उसका एक परसेंटेज होता है। वो कैसे होता है तो हम ये देखेंगे। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश है, ये हमारे हर इसमें फसल को 60% होना जरूरी है। 60%। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है वो 15 में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो 15% होना बहुत जरूरी है। 15%, 60 और 15, 70, 75% हो गया। और ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है वो 25% होना जरूरी है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश 60%, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट ये 25%, और जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन ये 15%। ये इस मात्रा में, इस परसेंटेज में, इस प्रमाण में अगर मिलता है तो वो बैलेंस न्यूट्रिशन होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों हमारा जो दूसरा गोल है, ये गोल हमने पहले जमीन के लिए मैंने दिखाया था। दूसरा जो हमारा गोल है ये हमारे खाने की थाली है। दोस्तों हमारे खाने की थाली में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोटी होती है। हमारे खाने में रोटी यानी कि वनस्पति के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश होता है। हमारी रोटी और हमारे फसल की रोटी क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। और हमारे ये रोटी जो है हमारे बर्तन में, हमारे थाली में, ये रोटी खाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है तो वो होती है सब्जी। दोस्तों हम सब्जी के बिना ये रोटी तोड़ के नहीं खा सकते, तो उसके रोटी खाने के लिए हमें सब्जी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे फसल की, हमारे पूरा कोई कुछ भी हो, यानी कि धान हो, यानी कि चावल हो या सब्जी हो या हमारा कुछ भी फल हो, उसका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, उसकी सब्जी क्या होता है, रोटी होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, और सब्जी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी कि सल्फर। दोस्तों हमने आलू और प्याज काटने के बाद एक बर्तन में डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया और हमने गैस पे रख दिया या चूल्हे पे रख दिया और उसको उबाला। क्या हमारी सब्जी बन जाएगी?
नहीं, हमारी सब्जी नहीं बनती। हमें सब्जी बनाने के लिए प्याज, आलू, टमाटर काटने ही होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा वो है एडिबल ऑयल, यानी कि तेल बोलते हैं। उसके बाद नमक डालना पड़ता है, हल्दी डालना पड़ता है। नमक, हल्दी, कुछ मसाला यानी कि जीरे, मोहरी, लहसुन, प्याज, कम बहुत सारे मसाले होते हैं, लेकिन उनमें से जो बेसिक 7 प्रकार का मसाला जो होता है, यानी कि उसमें से क्या आ गया, तेल आ गया, हल्दी आ गया, तीखा यानी कि मिर्च पाउडर आ गया, तेल, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा, सरसों और साग। कम से कम 7 प्रकार का बेसिक मसाला जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हमारी सब्जी नहीं होगी। तो हमारे जो फसल होता है, हम जो खेती में उत्पाद लेते हैं, जो भी हम फसल लगाते हैं, उसका फसल का जो मसाला जो है वो मसाला कौन सा होता है, ये जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। जब तक ये मसाला हम सब्जी में नहीं डालेंगे तब तक हमारा डिश तैयार नहीं होगा, तब तक हम खा नहीं सकेंगे। उसमें तेल ज्यादा हो गया, कम हो गया, नमक ज्यादा हुआ, कम हुआ, तीखा ज्यादा हो गया, मिर्च पाउडर ज्यादा हुआ, कम हुआ, यानी कि कुछ भी कम ज्यादा होता है तो हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस खराब हो जाता है। तो हम समतल बैलेंस यानी कि पूरा एक बैलेंस न्यूट्रिशन हम थाली तैयार करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं उतना ही खाद अगर हम हमारे फसल को खिलाएंगे तो दोस्तों हमारी फसल बहुत ही तंदुरुस्त आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी। और ये फसल को जो दवा लगेगी वो लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। उसको कीड़े मकोड़े, अली, सुंडी या कोई भी रोग जो बोलते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये बहुत कम आता है, क्योंकि हमारी फसल बहुत ही स्ट्रांग आती है। हमने उसका पानी में कैसा इस्तेमाल करना है, खाद का मैनेजमेंट कैसा करना है, ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ये पहला वीडियो बनाया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन हमें पूरी जानकारी इसी तरह से ही लेनी पड़ेगी। अगर हम ये पूरा सब्जेक्ट नहीं समझेंगे तो हम खेती अच्छी तरह से नहीं कर पाते। दोस्तों, तो कौन सी फसल को, यानी कि फसल को नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, पोटेश कितना, ये तो परसेंटेज मैंने दिया है। ये परसेंटेज एक स्वाभाविक रूप से दिया है, लेकिन कौन कौन सा फसल को कौन सा खाद ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कौन से पीरियड में कौन सा खाद देना है या नहीं देना, ये सीखने की जरूरत है। अगर ये सीखेंगे तो हम खेती का पूरा अल्फाबेट सीखेंगे, यानी कि हम क्या बोलते हैं मराठी में 12 खड़ी बोलते हैं, यानी कि अ आ इ ई उ होता है या ABCD होता है, यानी कि क ख ग घ होता है। वो सीखने यानी कि हम उसको बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर कौन कौन सा खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये तीनों खाद अपने फसल में क्या काम करते हैं, कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, फिर सल्फर क्या करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट में सूक्ष्म खाद में जिंक, फेरस क्या करेगा, मैग्नीज, कॉपर क्या करेगा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, ये अगर किसानों को मालूम हुआ, अगर आपने लिख लिया और उसको समझ लिया और खेत में जाके खड़े रहेंगे और हम देखेंगे कि मेरे फसल को क्या ज्यादा हो रहा है और क्या कम हो रहा है, ये आपके समझ में कब आएगा। जो हमारा अगला वीडियो आएगा, हम पूरे के पूरे जो खाद है उसका अलग अलग वो फसल में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जानेंगे, ये हम लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारे खेती के बहुत सारे हम पैसे बचा सकते हैं।
और बहुत अच्छा उत्पाद हम ले सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, एनडी पाटिल पिलीवकर, रिफॉर्म एग्रो सॉल्यूशंस। इस रिफॉर्म एग्रो ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू में मेरा हिंदी इतना जम नहीं रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जम रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूं और आपको पूरा हौसला देता हूं और आपको कंफर्म करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी। और इंडियन एग्रीकल्चर में, हिंदुस्तान के कृषि क्रांति में मेरा 0.01% भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, मुझसे कुछ थोड़े बहुत लोग सीखेंगे, लोगों का खर्चा कम होगा और उत्पाद बढ़ेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों जय हिंद।